नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, आज हम सभी ने आज़ादी के 76वें वर्षगांठ और 77वें स्वतंत्रता दिवस को जश्नपूर्वक धूमधाम से मनाया। हम सभी ने आज़ादी के उस महान क्रांतिकारियों को याद किए जिनका देश की आज़ादी करने में बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वीरांगना, एक ऐसी स्त्री की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसी महान स्त्री की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनका देश में बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन जिसे इतिहास ने बटुकेश्वर दत्त की भांति भुला दिया। तो दोस्तों, उस महान वीरांगना का नाम है नीरा आर्या। दोस्तों, नीरा आर्या का जन्म 5 मार्च 1902 ईस्वी को तत्कालीन संयुक्त प्रांत खेकड़ा नगर में हुआ था। उनके पिता बहुत ही धनिष्ठ, बहुत ही धनवान, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन, बड़े व्यवसायी थे। साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि वो रईसी में, पैसे में, धन में, संपदा में मोतीलाल नेहरू से एक जरा भी कमतर नहीं थे। उनका व्यवसाय में नाम पूरा देश दुनिया में था। नीरा आर्या के पिता का नाम सेठ छज्जुमल थे, जिनका बिजनेस पूरे भारत में चलता था। उत्तर प्रदेश में पैदा होने के बाद वे अपना संपूर्ण बिजनेस कलकत्ता ले गए और पूरे कलकत्ता में उनके व्यवसाय में अच्छी पकड़ थी। वह इतने ही धनिष्ठ व्यक्ति थे। उस तरह पूरे भारत में कुछ गिने चुंदे से लोग होंगे जो सेठ छज्जुमल के जैसे हो, क्योंकि उतना पैसा शायद ही उस समय किसी के पास था। लोग यहां तक कहते हैं कि वो मोतीलाल नेहरू से कई गुना ज्यादा धनिष्ठ थे, क्योंकि वो बड़े व्यापारी थे, इसलिए उनके नाम के पहले सेठ लगता था। वैसे जितने भी लोग बड़े बड़े उद्योगपति पहले होते थे, उनके नाम के पहले लोग सेठ लगाते थे। यहां तक कि छोटे छोटे उद्योगपति के नाम के पहले भी लोग सेठ लगाया करते थे, लेकिन ये बहुत बड़े व्यापारी। दोस्तों, सेठ छज्जुमल की 2 संतानें थी। एक का नाम नीरा आर्या और दूसरा का नाम बसंत कुमार था, और दोनों आजाद हिंद फौज के सैनिक थे, सिपाही थे। दोस्तों, आज के वक्त अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो क्या वो अपने बच्चों को सेना में भेजेगा? बिल्कुल नहीं। यहां तक कि अगर किसी को छोटा मोटा सरकारी नौकरी भी हो जाता है, फिर भी वह सेना में नहीं जाना चाहता। उन्हें लगता है कि सेना में जाके मैं क्या करूंगा। बस मिडिल क्लास के लोग ही हैं जो सेना में जाने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति आज भी कुट कुट के भरा है। लेकिन जैसे ही लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं, बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, तो उनके लिए सेना में जाना हास्यास्पद कि नहीं, सेना में मेरे बेटे जाके क्या करेंगे, मेरा बेटा तो आराम से जीवन जिएगा, खुशीपूर्वक जिएगा। तभी तो जब रवि किशन की बेटी सेना में जाती है तो पूरे भारत की मीडिया उसको ऐसे दिखाती है जिससे लगता है उसने बहुत बड़ा कोई काम कर लिया हो, और दिखाना भी चाहिए था, क्योंकि बाकी नेता जो बड़े ओहदे पे हैं, पार्लियामेंट हैं, विधायक हैं, उसके बच्चे कभी भी सेना में नहीं जाते। लेकिन रवि किशन के बेटी अगर गई तो काबिल तारीफ है, मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन सेठ छज्जुमल के दोनों बच्चे आजाद हिंद फौज में चले जाते हैं और भारत मां की सेवा करते हैं। नीरा आर्या रानी झांसी रेजिमेंट की एक सिपाही होती है। साथ ही वह इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में काम करती है, जिसे आज हम भारत की ओर से रॉ, पाकिस्तान की ओर से ISI इत्यादि कहते हैं। नीरा आर्या का काम था कि वह अंग्रेजों के बीच में जाती थी, अलग अलग रूप बना के, अलग अलग चेहरे बना के, अलग अलग नकाब पहन के अपने चेहरे को बदलती थी। कभी किन्नर बन जाती थी, कभी बॉयज कट में जाती थी, कभी साधारण महिला के रूप में जाती थी, और जितना ज़्यादा हो सके अंग्रेजों के
गुप्त चीज़ों को, गुप्त फाइलों को, इंपॉर्टेंट फाइलों को, महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुभाष चंद्र बोस तक पहुंचाती थी। और इनके लिए और इस सूचना को पाने के लिए उन्होंने कई बार अपने जान की कुर्बानी तक लगा दी। साथ ही सुभाष चंद्र बोस का सख्त निर्देश था कि अगर सूचना को हासिल करते वक्त अगर तुम्हें अंग्रेजी अफसर पकड़ लेते हैं तो तुम खुद को गोली मार लेना। लेकिन होता क्या है, वे लोग कभी जल्दी पकड़े नहीं जाते। बस एक बार नीरा आर्या की एक सहेली अंग्रेजों के हत्थे चढ़ जाती है और उससे पूछताछ चलने लगता है। नीरा आर्या बहुत घबरा जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। बस एक किन्नर का रूप ली और नृत्य कला और नृत्य प्रदर्शन करते हुए वो अंग्रेजों के बीच में जाती है और सारे अंग्रेजों को नशे की गोलियां देकर सुला देती है और अपनी सहेली को छुड़ा ले जाती है। छुड़ा ले जाने के दौरान जब वो लोग कुछ दूर भागे थे कि तभी नीरा आर्या की एक सहेली राजमणि, उसको अंग्रेजी अफसर की गोली लग जाती है और गोली पैर में लगती है, जिसके कारण से वो लंगड़ाने लगती है। तो वो लंगड़ाते लंगड़ाते जब वो भाग रही थी तो उसे समझ में आ गया था कि हम भाग नहीं पाएंगे। तो वह नीरा आर्या से बोलती है कि नीरा, ऐसा करो तुम भाग जाओ और हमें गोली मार दो, नहीं तो तुम भी मरेगी, मेरा मरना तो तय है ही है, मेरा मरना तो तय है ही। लेकिन नीरा आर्या भला कहाँ छोड़ने वाली थी, और उसे लेकर एक घने पेड़ पर चढ़ जाती है और 4 दिनों तक वहीं अपना समय गुजारती है। उसकी सहेली का पैर से लहू गिरता रहता है, लेकिन फिर भी वो दर्द को बर्दाश्त किए हुए रहती है। और जब अंग्रेजी अफसर थक जाते हैं, थक कर हार जाते हैं और जब वे वापस लौट जाते हैं, तब नीरा आर्या और राजमणि और उसकी सहेली पुनः वापिस आज़ाद हिंद फौज का कैंप पहुंचती है। सुभाष चंद्र बोस की समझ पहुंचती है। कई बार नीरा आर्या अपनी सहेली से बोलती है, राजमणि से, कि राजमणि तुम तो लंगड़ी हो गई हो, भला तुमसे शादी कौन करेगा। तो नीरा आर्या तुरंत बोलती है, तो हमको नीरा आर्या बोलती है कि हमको वैसा ही हस्बैंड हमको चाहिए जो आज़ाद हिंद फौज का सिपाही हो और उसके पैर में भी गोली लगी हो और वह भी लंगड़ा हो। फिर हम दोनों के विचार भी मिलेंगे, हम दोनों लंगड़े भी रहेंगे, तो ना कोई इसे छट पाएगा ना कोई उसे छट पाएगा। फिर क्या, फिर आराम से जिंदगी जिएंगे। यह सुनकर नीरा आर्या भावुक हो जाती है और उसके देशभक्ति की प्रकाष्ठा जो है उसको नमन करती है। और फिर यह जो विनोद वाली बातें थी, हंसी वाली बातें थी, इमोशन में बदल जाती है। खैर कोई नहीं, ये जितने भी बातें मैं आपको बता रहा हूं वो सारी बातें उनके इस इतिहास को उर्दू लेखिका फरहाना ताज जो हिंदी में मधुधामा नामक बुक लिखी है, उसी में इन सारी चीजों का जिक्र है। नीरा आर्या के नाम से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी है। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में नीरा आर्या को राष्ट्रीय सम्मान के रूप में पुरस्कृत किया जाने लगा। जो हमारे देश के वीर सिपाही होते हैं उन्हें बहुत तरह के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं। उनमें से एक पुरस्कार नीरा आर्या पुरस्कार भी है। नीरा आर्या पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो नीरा आर्या पुरस्कार जो है उनके सम्मान में अटल जी के सरकार में इसे लाया गया था, जो आज भी जारी है। दोस्तों, नीरा आर्या एक ऐसी वीरांगना थी जो अपने पति को भी मौत के घाट उतार दी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पति जो थे वो अंग्रेजों के हमदर्द थे, अंग्रेजों के वफादार थे, साथ ही एक सीआईडी ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। वह अंग्रेजों की तरफ से एक सीआईडी ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे, साथ ही वह अंग्रेजों के बहुत ही वफादार थे। नीरा आर्या के बार बार समझाने के बाद भी वह नौकरी नहीं छोड़ते हैं और पैसे के लालच बोलिए या जो भी कुछ बोलिए, वह लगातार सुभाष चंद्र बोस को टारगेट किए हुए रहते हैं कि मुझे सुभाष चंद्र बोस को इनकाउंटर करना है और अंग्रेजी हुकूमत के आगे खुद को बड़ा दिखाना है कि मैंने सुभाष चंद्र बोस को खत्म कर दिया।
और वह यही प्लानिंग से जाता है और सुभाष चंद्र बोस पे गोली चला देता है। लेकिन ऊपर वाले का कृपा कहिए, सुभाष चंद्र बोस को गोली नहीं लगती है, लेकिन तब वो दूसरा गोली चला देता है और दूसरा गोली सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर के माथे पे लगती है और उसका ड्राइवर वहीं पे स्पॉट डेथ कर जाता है। जब इस वाक्या को अंजाम दिया जा रहा था, इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था, सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर को गोली मार दी गई थी, उस वक्त नीरा आर्या वही कहीं आसपास थी और घायल नागिन की भांति फुफकार करते हुए आती है और अपने पति को फिल्मी स्टाइल में झपेटा मारती है और उन्हें वहीं पर पटक के उसके सीने में खंजर पे खंजर मार मार के उसकी वहीं लीला समाप्त कर देती है। जब यह बात सुभाष चंद्र जी देखते हैं तो उससे बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरा महाभारत में तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए थे कि युद्ध में जो भी अधर्मी है उसका वध करो, चाहे वो तुम्हारा कोई भी सगा हो, लेकिन यहां तो कोई कृष्ण भी नहीं थे, फिर भी तुमने ऐसा काम किया है, मेरे लिए काम किया है, अपने देश के लिए काम किया है। तो नीरा आर्या बोलती है कि नीरा आर्या बताती है कि मैं अपने देश के आन बान शान के लिए, मैं भारत माँ के गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करने के लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े तो मैं सह लूंगी और किसी को भी कुछ भी करना पड़े मैं वो कर दूंगी, चाहे वो मेरा कोई भी हो। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की फुफकार बातें सुनकर सुभाष चंद्र बोस उन्हें एक नया नाम से संबोधित करते हैं और वह नया नाम उन्हें नागिनी देते हैं। जी हाँ, नागिनी। इसी कारण से तब से नीरा आर्या जब वो पति की अपनी हत्या करती है, उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उन्हें नाम दिया जाता है नागिनी। और नागिन की उर्दू लेखिका फरहाना ताज के अनुसार नीरा आर्या से जब वो बात की थी तो नीरा आर्या उसे बताई थी अपने आत्मकथा में कि जब मुझे सेलुलर जेल ले जाया गया था, वहाँ पे मुझे सोने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था, यहाँ तक एक चटाई तक नहीं दिया गया था और मैं जब जमीन पे सोई हुई थी, फिर आधी रात में कोई एक पुरुष आता है और उस पर कंबल फेंक के चला जाता है। वह कंबल पाके थोड़ा घबरा जाती है, अचानक नींद खुल जाता है कि कौन है, लेकिन फिर भी उसे कंबल देख के थोड़ी खुशी होती है कि चलो जो है सो ठीक है, सोती हूँ। सुबह होता है तो उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। फिर एक लोहार को बुलाया जाता है, बोलता है इसको बेड़ियों को तोड़ो, मुझे इसे दूसरे रूम में शिफ्ट करना है। और जब उसको बेड़ियों को तोड़ा जाता है तो एक हथौड़ी उसको पैर में भी लग जाती है और हथौड़ा बेड़ियों पे चला रहे थे खोलने के लिए, तो दो चार हथौड़ा जानबूझकर नीरा आर्या के पैरों में मार दिया जाता है। तो नीरा आर्या बोलती है कि भाई संभल के, समझ में नहीं आता कि कौन सा पैर है कौन सा बेड़ियां है। तो बोलता है कि ज़्यादा तुम बोलो नहीं, पैर है लगेंगे, हम क्या कर सकते हैं। अगर तुम यह बता देती कि सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु कैसे हुआ है, विमान दुर्घटना में हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर तुम सही आंसर दे देती तो तुम्हें यह सज़ा मिलता ही नहीं। इसलिए सच सच बता दो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु जो है विमान दुर्घटना में नहीं हुआ है। बताओ उसका मृत्यु कैसे हुआ है। अंग्रेजी अफसर कभी भी माने ही नहीं कि सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु जो है विमान दुर्घटना में हुआ था और उन्हें बार बार इस बात के लिए टॉर्चर किया जा रहा था, जिसे हम 3rd डिग्री टॉर्चर कहते हैं। फिर भी वो नहीं मानती है। जब उसे बार बार एक ही प्रकार का सवाल पूछा जाता है तो बोलती है कि मैं जानती हूँ लेकिन बताऊंगी नहीं। फिर वो बोलती है कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं, वो मरे नहीं हैं, वो हमारे दिलों में जिंदा है। जैसे ही वो अपने दिलों की ओर इशारा करके बोलती कि मेरे दिलों में जिंदा है, तभी अंग्रेजी अफसर उनके छाती को एक अंग्रेजी अफसर एक बांस के जरिए उनके छाती को जबरन काटता है, उनके स्तन को रोलना चाहता है। और नीरा आर्या बताती है अपने आत्मकथा में कि उसमें असहनीय मुझे पीड़ा होती है, लेकिन फिर उससे कुछ होता नहीं क्योंकि वो ठूठ था। वो बांस की जो धारें थी उतनी तेज नहीं थी। फिर मुझे पीछे से आके
पकड़ता है, एक बड़े से चिमटा से हमारे छाती को, हमारे स्तनों को पीछे से पकड़ा जाता है और उन पे लगातार उसे खींचा जाता है, और ऐसा करते करते हमारे स्तन तक कट जाते हैं, उससे खून निकलने लगता है। फिर अंग्रेजी अफसर बताता है कि अभी तो खून ही निकला है, लेकिन याद रखो कि अगर यह बात विक्टोरिया रानी को पता चलती तो तुम्हें आग में झुलसा दिया जाता, जहां पर तुम्हारे ये स्तन हैं वो सूख जाते, और भी बहुत तरह के अपशब्द उन्हें बोला जाता है जिसमें बोल नहीं सकता। अगर इसके बारे में कोई डिटेल में जानना है तो नेट में सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या बातें हुई थी। और नीरा आर्या को असहनीय पीड़ा दी जाती है। फिर जब देश आज़ाद होता है तो हर कैदियों की तरह नीरा आर्या को भी वहाँ से छुट्टी मिलती है। लेकिन जब वो नीरा आर्या वापस आती है तो उन्हें आशा था कि भारत सरकार मुझे जीने खाने के कम से कम कुछ ना कुछ तो जरूर देगा, क्योंकि उसमें जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें पेंशन दिया जा रहा था भारत सरकार के द्वारा। लेकिन वो पेंशन उन्हीं लोगों का था जो एक खास विचारधारा के थे, जिनका विचारधारा उस विचारधारा से मैच नहीं करता था, जिनकी सरकारें थी उन्हें भुलाने का प्रयास किया जाता रहा। नीरा आर्या को भी पेंशन नहीं मिलता है। फिर वो फूल बेचने लगती है और फूल बेचते बेचते अपना जीवन यापन करती है, और एक लकड़ी के फूस का घर बनाती है, जिसे बाद में भारत सरकार के द्वारा उसे तुड़वा दिया जाता है, क्योंकि वह जो जमीन था वह जीएम लैंड था, और जीएम लैंड होने के कारण वह फूस के घर जो नीरा आर्या बहुत मुश्किल से अपने दम से बनाई थी, ना उसमें कोई मिस्त्री था ना ही कोई मजदूर था, वह खुद ही किसी प्रकार से फूस का इंतजाम करके किसी तरह से रहने लायक बनाई थी और वहाँ रह रही थी। लेकिन इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी के प्रति तत्कालीन सरकार को रास नहीं आता है और उनका वह फूस वाला घर जो है उसे ढा दिया जाता है। नीरा आर्या फिर बेघर हो जाती है, और फिर चार मीनार के पास एक वृद्धा आश्रम था, उस्मानिया वृद्धा आश्रम, जहाँ पे वो चली जाती है, और उस उस्मानिया सदर अस्पताल में ही उन्होंने रविवार 26 जुलाई 1998 में एक गरीब